तो आज का हमारा टॉपिक है मोरगेंथो का यथार्थवादी सिद्धांत। कल हमने खाली यथार्थवादी सिद्धांत किया था ना। मैंने बताया था कि जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसको मोरगेंथो ने ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धति से प्रस्तुत किया है, इसलिए इसको मोरगेंथो का यथार्थवादी सिद्धांत कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें सिद्धांत दूसरे पेज पर जो है मोरगेंथो के सिद्धांत को यथार्थवादी सिद्धांत क्यों कहा जाता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मानव स्वभाव वास्तव में घटित ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। मानव स्वभाव में निहित अंतर्विरोधों के कारण शुद्ध नैतिक मान्यताओं पर विश्व समाज का संचालन पूर्णतः असंभव है। राष्ट्र सदैव अपने हितों को बनाए और सुरक्षित रखना चाहता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्र शक्ति एक साधन है। पीछे भी हमने पढ़ा था कि यथार्थवादी हमेशा राष्ट्रीय शक्ति को महत्व देते हैं, शक्ति के यूज पर ज़्यादा बल देते हैं। मानव के स्वभाव को जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उनके अनुसार डालते हैं। भी जैसी परिस्थितियां जैसी प्रक्रिया, मनुष्य प्राचीन समय से ही मनुष्य के स्वभाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। भी वही वो जटिल स्वभाव वाला है, स्वार्थी है, लालची है, क्रोधी है, तो ये स्वभाव में उसका कोई परिवर्तन नहीं आया आज भी। इस तरह प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ शक्ति संघर्ष में लगा रहता है। मनुष्य की हमेशा क्या लालसा रहती है? शक्ति का संचय करना, और इसी उसमें वो एक देश दूसरे देश के साथ हमेशा इसी प्रयत्न में रहता है कि शक्ति ज़्यादा अर्जित कैसे करें। विश्व के राष्ट्रों के मध्य किसी न किसी रूप में वैर विरोध, संघर्ष आदि विद्यमान रहता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समाजों में शक्ति अथवा प्रभाव की प्रतिस्पर्धा सदैव चलती रहती। भी ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करें, एक देश दूसरे देश के ऊपर अपना प्रभाव कैसे दिखाएं, प्रभाव दिखाने में लगे रहते हैं। किसी न किसी रूप में प्रभाव में लगे रहते हैं। बीच में हो गया था अपना। इस तरह प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ शक्ति संघर्ष में लगा रहता है। विश्व के राष्ट्रों के मध्य किसी न किसी रूप में वैर विरोध, संघर्ष आदि विद्यमान रहता है, और अंतर्राष्ट्रीय समाज में शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा सदैव चलती रहती है। ऊपर तो दोबारा आ गया। और किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संस्था द्वारा इस संघर्ष की स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। भी ये जो वैर विरोध और संघर्ष है ना, जो युद्ध है चल रहा है, जो लगातार पुराने समय से, उसको किसी एक देश के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो यूएनओ जैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया था। भी जो विश्व युद्ध हुए हैं ये किसी एक देश जो वैर विरोध चल रहे हैं, एक देश का बस की नहीं है बात। ये एक ऐसी विश्व राज्य की स्थापना, जो आदर्शवादी कहते भी विश्व राज्य की स्थापना हो। तो अतः कूटनीति का प्रमुख कार्य ये कि शक्ति संघर्ष किसी न किसी रूप में अंकुश लगाया जाए। कूटनीति पीछे डिप्लोमेसी देखा था हमने। भी कूटनीति क्या होती है कि एक देश को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न कर अप्रत्यक्ष तरीके से उसके अंदर फूट डाल लो। जैसे अपने क्या करता है भारत, पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान वालों को मदद दे देता है, सैनिक मदद वगैरह, या उनको और किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है, और उसको पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ भड़काता रहता है। पाकिस्तान को तोड़ने का मेन अपना डिप्लोमेसी मैटर है। वही कूटनीतिक चाल यही है कि एक बार पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर कर दो, है ना, फिर अपना आप धीरे धीरे टूटने लग जाएगा और वो उन्हीं समस्याओं में मुड़ जा रहेगा अपने देश की। वो हमारी सीमाओं पर ज़्यादा वार ना करेगा, युद्ध ना करेगा। तो ये कूटनीतिक चाल करते हैं इससे। मोरगेंथो का मत है कि शक्ति संघर्ष राष्ट्रों के मध्य संबंधों की स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय वास्तविकता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। भी राष्ट्रों के मध्य संबंध स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय भी बढ़ते भी रहेंगे, बिगड़ते भी रहेंगे। किसी के साथ हमारी दुश्मनी, किसी के साथ हमारी दोस्ती है, ये वास्तविकता है, और अंतर्राष्ट्रीय समझने के लिए इनको समझना भी आवश्यक है। इसलिए मोरगेंथो और उसके समर्थक इसे यथार्थवादी कहते हैं। भी शक्ति का प्रयोग ज़्यादा मानते हैं ना, शक्ति के द्वारा ही शक्ति को इकट्ठा करना है, इसलिए इसको यथार्थवादी सिद्धांत में नाम ले दिया। मोरगेंथो के शब्दों में उसका सिद्धांत यथार्थवादी इसलिए है कि वह मानव स्वभाव के उसके यथार्थ में देखता है। भी एक बनावटी बात नहीं कहनी भी मनुष्य स्वभाव से प्रेमी है, सहयोगी है, सहनशील है, कृपालु है, दयालु है। नहीं, वास्तविकता क्या है? यथार्थ के है, रियलिटी के है। रियलिटी यही है कि मनुष्य स्वभाव से लालची है और स्वार्थी है ना। ये यथार्थ होता है रियलिटी। रियलिज्म, ये जो आप पढ़ा है ना, ये रियलिज्म है। भी रियल में वास्तव में क्या है, यथार्थ में क्या है। यथार्थ में जियो ने, कल्पनाओं में आदर्शवादी है, क्या करना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, शब्द में चाहिए, होगा तो होगा। वर्तमान में क्या है, क्या हो रहा है, क्या होना है, और आगे क्या होगा, इसमें इनका रियल में वास्तविक क्या है। वास्तविक घटनाओं का कर रहे थे ना बार बार, ये वास्तविक घटनाओं की जांच पड़ताल करके तथ्यों को एकत्रित करके बाद में निर्णय निकालते ही हैं अनुभव और तर्क पर। तो ये रियलिटी में जीतते हैं। तो ये कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव जो है वो यथार्थ में देखते हैं। भाई वास्तविक में, रियल में मनुष्य का स्वभाव क्या है? रियल में तो यही है,
मनुष्य की हमेशा शक्ति को इकट्ठा करने की लालसा रहती है ना, रहती है ना, जो इतिहास में अनादिकाल से बार बार परिलक्षित होता आ रहा है। भी प्राचीन समय से हम देख रहे हैं कि मनुष्य का स्वभाव आज तक परिवर्तित नहीं हुआ है। जो उसकी विचारधारा उस टाइम थी वही आज है। प्राचीन समय में भी लोग शक्ति के लिए संघर्ष करते रहते थे, राजा महाराजा आपस में टकराते रहते थे, और आज भी जो संघर्ष चल रहा है एक देश से दूसरे देश के बीच में, वो भी शक्ति के लिए ही संघर्ष चल रहा है। तो मनुष्य का स्वभाव बदलता नहीं है। तो मोरगेंथो के राजनीतिक यथार्थवाद के 6 नियम हैं। वो 6 नियमों से बताएगा कि मनुष्य कैसे स्वभाव से कैसा है और शक्ति के लिए क्या संघर्ष चल रहा है। तो राजनीतिक यथार्थवाद का मुख्य प्रवक्ता होने के कारण मोरगेंथो ने राजनीतिक यथार्थवादी दृष्टिकोण की विस्तृत व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में की है। इसमें मोरगेंथो ने राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिसका हमारा फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानव स्वभाव पर आधारित वस्तुपरक नियमों द्वारा नियंत्रित की जाती है। भी जैसा मनुष्य का स्वभाव है ना, उसी प्रकार हमारी राजनीति घूमती रहती है। मनुष्य के स्वभाव के चारों ओर, मनुष्य का स्वभाव जैसा है उसी के अनुसार हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते हैं ना। जैसे हमें हमारे विचार मिल रहे हैं किसी दूसरे देश के साथ, जिसके साथ मेल खाएंगे हमारे विचार, माना हमारा स्वभाव भी हमारे जैसी नेचर है उनकी भी, नहीं कहेगा उसकी नेचर मेरे जैसी है, सेम कहते हो ना तुम भी आपस में, उसी के साथ तुम्हारी दोस्ती होती है ना, जिसके साथ तुम्हारा स्वभाव मेल खा रहा है। विपरीत स्वभाव वाले के साथ तुम संबंध बना लोगे? नहीं बनेंगे ना। 2 दिन बोलोगे, 3 दिन नहीं, उसके साथ मेरे विचार मेल नहीं खा रहे, वो मेरे जैसा नहीं है। ऐसा ही हमारा देशों के संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम जो बनाते हैं मानव स्वभाव के वस्तुपरक नियमों के अनुसार ही बनता है। इसमें क्या कहते हैं, अपने राजनीतिक यथार्थवादी संबंधी प्रथम दृष्टिकोण में मोरगेंथो ने लिखा कि राजनीति सामान्य समाज की तरह उस वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संचालित होती है जिसकी जड़ें मानव स्वभाव में है। भाई ये समाज के अपने भी नियम है ना, वस्तुनिष्ठ छोटे छोटे नियम हैं अपने समाज के भी, किसके साथ हमारे पड़ोस में रिलेशन रहेंगे, किसके साथ बैर है, किसके साथ मेल मिलाप है। मनुष्य का स्वभाव के अनुसार हमारे संबंध हैं भी, जिसे हमारे संबंध पड़ोसी से मिल रहे हैं उससे हमारे अच्छे संबंध है, जिसका स्वभाव मिल गया। जो हमारे स्वभाव के नहीं उनके साथ हमारी नहीं बनती। तो ऐसे ही मतलब ये कहता है कि राजनीति भी ऐसे ही है, जैसे समाज के नियम है मनुष्य के स्वभाव के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे समाज के संबंध नियम, उसी प्रकार हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी मानव स्वभाव के ऊपर नियम डिपेंड करते हैं। राजनीति यथार्थवाद का यह विश्वास है कि सामान्यतः समाज की भांति राजनीति भी उन यथार्थवादी और वस्तुपरक नियमों से अनुशासित होती है। उन्हीं नियमों के देखो, नियम तो सारे फॉलो वही होंगे, चाहे एक देश के अंदर ला लो, चाहे एक देश से दूसरे देश में लगा लो, या अपना अड़ोस पड़ोस में लगा लो, या क्लास के अंदर भी लगा लो। तुम अपनी लगाते हो ना, तुम्हारे जो विचार मेल खा रहे हैं उसी के साथ तुम्हारा ग्रुप सा मिलेगा। लड़कियों के भी ग्रुप होते हैं जैसे क्लासेज में, तो यही है। तुम अनुशासित होती जो मानव प्रकृति में निहित है। समाज को सुधारने के लिए आवश्यक है कि पहले उन नियमों को समझा जाए जो समाज के आधार हैं। भी समाज को चलाने के लिए किन किन नियमों का पालन करते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को चलाने के लिए अगर उसमें समाज में कोई कमी है, पहले तो समाज को सुधारो। समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा, देश सुधरेगा तो सारा दूसरा देश को भी हम अच्छी राय देंगे, अच्छा ही विचार रखेंगे। अगर हम अच्छे हैं तो, अगर हम कोई बुरा है तो बुरे विचार फैलाएगा। चीन है, चीन गंदगी फैला रहा है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी जहाँ भी जाएगा वो गंदगी फैलाएगा। हम शांति प्रिय देश हैं, हम युद्ध की पहल नहीं करते। हम यही प्रचार करेंगे भी युद्ध को रोको, शांति बनाए रखो। हमने कभी पहल नहीं की युद्ध की, और ये हमेशा पहल करते हैं। तो जो जैसा मानव का स्वभाव है वैसा रहेगा। इनका नेचर नहीं बदलेगा कभी चीन का, चाहे कितना है उसको शिक्षा दे लो, चीन की नेचर ही नहीं बदलेगी। हमेशा उल्टे कामों में ही अपना ध्यान लगाए रखेगा, है ना। तो उसका नेचर है ऐसा, उसका स्वभाव है उसका। तो एक देखो, देश तो एक निर्जीव है, उसके रहने वाले नागरिकों का स्वभाव ऐसा है, उस देश को चलाने वाले नागरिकों का स्वभाव है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो मानव स्वभाव के चारों तरफ घूमती है, जिसका जैसा नेचर है। हम शांति प्रिय देश है, हमारा नेचर अच्छा, हम किसी को सताते नहीं, दूसरे देशों गरीबों की मदद भी करते। क्यों? भारत एक देश है, देश के अंदर कौन है? मनुष्य है ना। मनुष्य का हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारे स्वभाव के कारण ही हम अच्छे नेचर वाले हैं। तो अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करते हैं हर जगह, गरीबों की मदद भी करते हैं, दया भी होती है हमारे अंदर थोड़ी बहुत, है ना। तो इस प्रकार जो है, अगर समाज में एक सुधारना है तो पहले उन नियमों में सुधार करो। अब अमेरिका उसने चीन ने सुधरना है तो लोगों को अपने समाज के जो नियम बना रखे हैं ना, गंदगी भरे, दूसरे देशों को परेशान करना, तंग करना, अपने आप का अपना वर्चस्व दिखाना, अपनी शक्ति में वृद्धि करना, चाहे उसके लिए कितना ही पड़ोसी देशों को नुकसान क्यों ना हो जाए, तो उसकी नेचर है ये ऐसी, तो उसमें सुधार करो।
इन नियमों की प्रक्रिया पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, अतः इन्हें चुनौती भी दी गई तो हमें हमारी अक्सर होगी। ये कोई ऐसे भी सुधार नहीं है कि हम किसी न्यायालय में जाकर चुनौती दे दें, भाई उसने ऐसा कर दिया, भाई उसकी नेचर है, नेचर को क्या बदला जा सकता है। प्रकृति के जो नियम है वो तो नियम है, मनुष्य स्वभाव से जैसा है वैसा है। कहीं कोई ये थोड़ा नहीं कर सकते उसका नेचर बदल देंगे, कहीं अपील कराएंगे दलील कराएंगे भी इसको बदलना चाहिए, ये चाहिए नहीं, जो जैसा है स्वभाव से वैसा ही रहता है। अतः अगर हम ज़्यादा छेड़खानी कराएंगे तो असफलता ही मिलेगी। अब चीन को सुधारने की कोशिश अगर हम करें तो चीन सुधर जाएगा क्या हमारे से? हमारा और नुकसान कर देगा कहीं ना कहीं, है ना। यथार्थवादी राजनीति के प्रत्यक्ष स्वरूप को महत्व देता है, तो इसका विश्वास है कि एक ऐसे विवेकपूर्ण सिद्धांत का विकास किया जा सकता है जो कि वस्तुपरक नियमों पर प्रतिबिंबित करे। यह दृष्टिकोण या सिद्धांत सत्य को यथार्थ और बौद्धिक मानता है। भी जो सत्य है ना वही है रियलिटी में सत्य है, जो वही बौद्धिक और वही यथार्थ है। अतः सत्य का प्रमाणों द्वारा समर्थित एवं बोधि द्वारा स्वीकार होना आवश्यक है। सत्य को स्वीकार करना, सत्य को प्रमाणित करना पड़ता है ना, हमेशा सत्य की परीक्षा होती है और उसको प्रमाणित करना पड़ता है। तो उसको कब होगा? जब हमारी बुद्धि स्वीकार कर लेगी हाँ सही में यह बात सच है। जब तक हमारा मन नहीं मानता, हमारा दिमाग नहीं कहता किसी चीज़ को भी या ना या ठीक है, तो हम नहीं कहते ना उसको ठीक है, सत्य है। जब हमारी दिमाग और बुद्धि से हम किसी सत्य को स्वीकार कर लेते तो सत्य प्रमाणित हो जाता है हमारी तरफ से, तो हम सत्य को प्रमाणित कर देते हैं ना। यह सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांतों का आधार भी तर्क और अनुभव को ही मानता है। ये पीछे आया था इसकी विशेषताओं में भी, हमेशा इस सिद्धांत में यथार्थवाद में तर्क और अनुभव पर, तथ्यों पर, वास्तविक घटनाओं पर। मोर्गेंथो शक्ति संतुलन सिद्धांत का उदाहरण देता है जिसकी राजनीति तथा तर्क दोनों प्रकार से तथ्य समर्थन करते हैं। भी तथ्यों का समर्थन करते हैं, जब तक आंकड़े नहीं हमारे पास तब तक हम वास्तविक घटना का हमें पता नहीं, किसी निष्कर्ष पर किसी तर्क पर कैसे पहुंच सकते हैं। जब हमारा अनुभव हो जाए, मोर्गेंथो के शब्द में वास्तविक तथ्यों और उसके परिणामों की तर्क संगत परिकल्पना के आधार पर प्रशिक्षण द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तथ्यों और उनके परिणामों का अर्थ मिलता है ना। जब तक हमें वास्तविक घटनाओं का परिणाम पता चलेगा, उनको प्रशिक्षण किया जाएगा, प्रशिक्षित समझते हैं ना, प्रशिक्षण जांच पड़ताल करना, उसके बाद ही तथ्यों और उसके परिणाम का अर्थ निकलेगा किसी बात का, तथा राजनीति का सिद्धांत निर्माण संभव हो पाता है। तभी कोई जाकर सिद्धांत बनता है जब वो तथ्यों और वास्तविक घटनाओं से प्रशिक्षण होने के बाद, जो लैब में प्रशिक्षण साइंस के करा है ना आप, जांच पड़ताल करने के बाद C+O2 को तो CO2 जब कुछ जांच करा जब करा है ना, तो इसी प्रकार ये पॉलिटिकल या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नियम सिद्धांत है। ये देखो साइंस की लैब में तो ये लैब होने से रहे प्रमाणित प्रशिक्षण, इनका तो अपने सामाजिक, अपने व्यवहार, अपनी प्रक्रियाओं में ही हमको इनको प्रमाणित करना पड़ेगा ना। घटनाओं पर बार बार वही घटनाएं हो रही हैं, वही रिजल्ट हो रहे हैं, तो भी ऐसा है इस घटना से तो ये रिजल्ट निकलता है। बार बार यही घटना अगर घट रही हैं समाज में, तो अब यह क्या शक्ति का क्यों? क्योंकि जो भी हम संबंध बनाते हैं शक्ति के लिए करते हैं। हर देश की उसमें हमने यही देखा है कि सब शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, शक्ति का संचय करना चाहते हैं। तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का या पॉलिटिक्स का सिद्धांत निकलता है तो वो जो है उसके बाद वास्तविक तथ्यों और परिणामों को तर्क संगत प्रशिक्षण करने के बाद ही परिकल्पनाओं के आधार पर, कल्पनाएं कर कहाँ पर, देखो ये साइंस तो है नहीं, 21 सर्वमान्य सिद्धांत बन जाएगा, C+O2 से CO2 बना कर देख लिया, ये तो अपनी मन की कल्पनाएं हैं। बार बार उन घटनाओं का प्रशिक्षण करेंगे, हमारा दिमाग जो बोलेगा फिर वो सिद्धांत का रूप ले लेगा। पहले दृष्टिकोण बनेंगे, दृष्टिकोण से सिद्धांत बनेंगे। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण चल रहे हैं, लेकिन राजनीति के सिद्धांत बन चुके हैं। पद सोपान का सिद्धांत तुमने पढ़ा होगा, पॉलिटिकल पब्लिक एड पढ़ा होगा, तो निर्णय निर्माण प्रक्रिया का सिद्धांत बन चुका है, केंद्रीयकरण का सिद्धांत बन चुका है, उसके तो बहुत से सिद्धांत विकसित हो चुके हैं। तो इस तरह इसके अभी तक तो नहीं हो पाए हैं, दृष्टिकोण है इसमें। हमने तीसरा लेसन कराया था ना, सामान्य स्वायत्तता की ओर है, क्योंकि इसके सिद्धांत बनने की ओर जा रहे हैं। मानव का स्वभाव प्राचीन समय से ही परिवर्तित नहीं हुआ है, भाई प्राचीन पीढ़ी से लेकर अब तक वही स्वभाव है, और राजनीति भी की विधि भी उसी के स्वभाव पर आधारित रही है। भी राजनीति के कानून मनुष्य बनाएगा और मनुष्य का जैसा स्वभाव होगा वैसे ही कानून बनाएगा। इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों में नवीनता एक आवश्यक गुण नहीं और न ही प्राचीनता एक अवगुण है। नुक है ना, तो सारी पुराचीन जो बात थी भी मनुष्य का स्वभाव में सारे अवगुण भरे पड़े हुए, या फिर राजनीतिक सिद्धांतों में नवीनता एक आवश्यक गुण। भी जरूरी नहीं है कि सारे प्राचीन बदल दे और नए गुण लेकर आना, ये भी जरूरी नहीं है कि सारे गुण नए होने चाहिए। नवीनता एक गुण है, नवीनता का मतलब नयापन लेकर आना। और सारे प्राचीन जो अवगुण थे अब सारे अनुन्नत तो छोड़ दे और नवीन गुण लेकर आना, ये गलत है। कुछ बातें अच्छी प्राचीन समय में भी थी और कुछ बातें
बुरी उस टाइम भी थी, आज भी अच्छी और बुरी दोनों तरह की चल रही हैं। यथार्थवादियों के अनुसार किसी भी देश नीति के लक्षण केवल किए गए राजनीतिक कार्यों के प्रशिक्षण और उन कार्यों के पूर्व निर्धारित निष्कर्षों के द्वारा ही निश्चित किए जा सकते हैं कि राजनीति ने क्या किया है, और उनके कार्यों की प्राप्ति से हम उनके उद्देश्यों का भी अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि किसी विदेश नीति की सफलता या लक्षण क्या होते हैं कि राजनीतिक कार्यों के प्रशिक्षण, जैसे चीन क्या काम कर रहा है, अब 1-2 साल से तुम देख रहे हो, उसके कार्यों का प्रशिक्षण कर रहे हैं ना, भी वायरस फैला दिया, अब ये कर दिया, अब वो कर दिया, और उन कार्यों के पूर्व निर्धारित निष्कर्ष भी उसका रिजल्ट क्या निकला, सारा समाज में जान माल का कितना नुकसान हो गया एक वायरस, छोटे से वायरस की वजह से। तो इससे उस देश के उद्देश्यों का पता लगा जा सकता भी वो चाहता क्या है, क्या चाहता है वो। अब उसने अंतरिक्ष में जाकर मिसाइल का प्रशिक्षण कर दिया, अभी 4-5 दिन पहले तुमने न्यूज पढ़ी होगी, अंतरिक्ष से वो परमाणु बम गिरा सकता है। तो इसके पीछे उसका क्या सोच है, उसका क्या उद्देश्य है, ये उसके कार्यों से पता लग रहा है हमें। उसकी सोच है कि मुझे तो ऊपर अंतरिक्ष से ही किसी के ऊपर परमाणु बम गिरा दूंगा, इससे भारत को भी खतरा पैदा हो गया है भी, हमारा दुश्मन तो है ही वो, अगर वो हमारे ऊपर बम गिराएगा नुकसान तो हमें पता भी नहीं चलेगा। अंतरिक्ष से में उसने जाकर प्रशिक्षण कर दिया, वहीं से भी वो बम गिराने का प्रशिक्षण कर रहा है। तो इससे जो है किसी देश के कार्यों से उसके उद्देश्यों का पता लगाया जा सकता है। अच्छे कार्य कर रहा है तो उसके अच्छे उद्देश्य हैं, बुरे कार्य कर रहा है तो बुरे उद्देश्य हैं, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार किसी राष्ट्र की विदेश नीति की समीक्षा उसके कार्यों और परिणामों के समुचित मूल्यांकन और बौद्धिक विश्लेषण के बाद ही की जानी चाहिए। किसी देश के काम और उसके परिणाम क्या रहे काम के, इन बातों का मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद उसकी विदेश नीति की हम समीक्षा करेंगे, भाई अच्छी विदेश नीति है या उसकी गलत विदेश नीति है, बौद्धिक विश्लेषण करके, बुद्धि से सोच करके। मोरगेंथो के शब्दों में विदेश नीति का स्वरूप केवल किए गए राजनीतिक कार्यों और इन कार्यों के संभावित परिणामों के प्रशिक्षण से ही जांचा जा सकता है। विदेश नीति का स्वरूप कैसा है, अच्छी है व बुरी है, ये हमें किसी देश के कार्यों से और कार्यों के प्रशिक्षण से परिणाम के रहे हैं उनकी जांच कराएंगे, और उसके बाद आप किसी देश को निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो देश अच्छा है या वो देश बुरा है, हमारे लिए उसके कैसे रिलेशन है, उन वहाँ के लोगों का स्वभाव कैसा है, ये सब बातें इसके बाद डिपेंड होंगी। प्रशिक्षण के बाद ही, जांच पड़ताल होने के बाद ही रिजल्ट आएगा कि कैसा है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है मनुष्य के स्वभाव पर डिपेंड करती है। राष्ट्र हितों को शक्ति के स्वरूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मोरगेंथो द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी राजनीतिक सिद्धांत का दूसरा सिद्धांत राष्ट्र हितों को प्रमुखता है। ये भी बात हमने बार बार पढ़ रहे हैं, उस दिन से भी राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर ही हम संबंध बनाते हैं। हमारे राष्ट्र हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी कीमत पर, जब वह राष्ट्र हितों की प्राप्ति के लिए शक्ति के प्रयोग का समर्थक है। ये आया था ना यथार्थवाद में भी मोरगेंथो जो है यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक जो हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि राष्ट्र हितों की प्राप्ति के लिए हमें शक्ति के प्रयोग से भी नहीं चकना, युद्ध के प्रयोग से भी नहीं चकना, अगर युद्ध भी करना पड़ जाए तो। ये तो युद्ध और शक्ति का दोनों का समर्थन कर रहे हैं शुरू से ही। वह राष्ट्र हितों की शक्ति की संज्ञा देते हैं, वो राष्ट्रीय शक्ति ने मानना है क्या है उनका मेन राष्ट्रीय हित, शक्ति अर्जित करना, शक्ति को हासिल करना। वो लिखता है कि शक्ति का अभिप्राय मानव का अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्कों और कार्यों पर नियंत्रण है। शक्ति के है कि इतने पावर हो जाएं कि दूसरे मनुष्य हमारे कहे के अनुसार चले, उसकी सोचने की समझने की सारी शक्ति हमारे अनुसार चले। उसके मस्तिष्क पर, किसी आदमी के मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लिया तो हमारे अनुसार ही घूमेगा ना, जैसा घुमाएंगे। उसके कार्यों पर नियंत्रण कर लिया। मोरगेंथो के शब्दों में शक्ति के नाम से लक्षित स्वार्थों का विचार ही वह प्रमुख मार्गदर्शक है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थवाद का पद प्रदर्शन करता है। भी शक्ति ही वो शब्द है, वो स्वार्थ है हमारा, जो हमें हमारे मार्गदर्शन करता, गाइडलाइन देता है कि के साथ कैसे हमें व्यवहार करने हैं, कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें संबंध बनाने हैं। यह धारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के कारण और समझने योग्य तथ्यों के मध्य संबंध स्थापित करता है। अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवादी सिद्धांत नैतिकता और अनैतिकता की परवाह न करते हुए राजनीतिज्ञों को वही करने की शिक्षा देता है जो परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रहित में होता है। कई बार हमें अपने राष्ट्रहितों के लिए अकेले नैतिकता के गुणों पर चला नहीं जाता, भी हम तो शांति प्रिय बने रहा और पड़ोसी देश हमारा युद्ध करते रहा और हम नैतिकता के रास्ते को अपनाते रहे। नहीं, अपने राष्ट्रहितों को पूरा करने के लिए में नैतिक और अनैतिक दोनों प्रकार की, मतलब इस बात की परवाह नहीं करांगे कि अनैतिक है या नैतिक है। हमें अपना राष्ट्रहित बचाना है, सबसे पहले अपने राष्ट्रहितों को नुकसान नहीं होने देना है ना। ये पापा ने युद्ध कर रहे हैं तो पड़ोसी देश हमें युद्ध भी करना पड़ेगा। शांति प्रिय तो नहीं बने बैठे रह सकते हम,
उनका जवाबी कार्रवाई तो करनी पड़ती है हमें भी ना, क्योंकि इससे राष्ट्रीय हित को नुकसान होता है। यथार्थवादी सिद्धांत जो परिस्थितियां के अनुसार राष्ट्र हित का केंद्र बिंदु सुरक्षा और सुरक्षा के लिए शक्ति अर्जित की जाती है। राष्ट्र हित का केंद्र बिंदु क्या है? सुरक्षित रहना और सुरक्षा के लिए शक्ति अर्जित करना और भी ज़्यादा अर्जित करना। अब हमारा मेन मकसद क्या है? पाकिस्तान चीन की दुश्मनी से बचा रहना, उनके युद्धों से बचा रहना, उनकी तरफ से सुरक्षित रहें हम, और सुरक्षित रहने के लिए ज़्यादा शक्ति। जब तो हम अपनी सेना में इतने राफेल लेके आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हैं, और भी शक्ति अर्जित कर रहे हैं ना। किस मैटर से कर रहे हैं? क्योंकि हमारे दोनों तरफ दुश्मन हैं, सुरक्षित होना है हमें। भी निश्चिंत होकर बैठे रहें कि हम उनसे कम नहीं है, अगर युद्ध होगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे हैं, इसके लिए शक्ति अर्जित कर रहे हैं। हित की कल्पना शक्तिहीन संघर्ष में नहीं की जा सकती। शक्तिहीन संघर्ष में हित की कल्पना नहीं होती। शक्ति का मुख्य आधार हित और उसकी सुरक्षा है, इसलिए राजनीति को भी शक्ति से अलग रखकर नहीं समझा जा सकता। मोरगेंथो का मत है कि विदेश नीति निर्माता राष्ट्र शक्ति को, जो कि राजनीति का केंद्र बिंदु है, आधार मानकर ही नीतियों की रचना करते हैं। अपन वही नियम कानून नीतियाँ कानून बनाते हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहेंगे, ऐसे कानून हमें बनाने हैं। उदाहरण के लिए चैम्बरलेन की विदेश नीति तुष्टीकरण की नीति अच्छे उद्देश्यों से प्रेरित थी, किंतु उसका उद्देश्य शांति और सुरक्षा के अतिरिक्त ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को सुरक्षित करना था, और तथा उसकी यह नीति द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक उत्तरदायी कारण बनी थी। इसी तरह राष्ट्रीय हितों का केंद्र बिंदु सुरक्षा है तथा हितों की सुरक्षा के लिए ही शक्ति अर्जित की जाती है। यह सिद्धांत राष्ट्रीय हित की प्रधानता पर बल देता है। अतः मोरगेंथो के अनुसार किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उस राष्ट्र की राजनीतिक आवश्यकताओं या राष्ट्रीय हितों पर ही निर्धारित नहीं होनी चाहिए। ये तक नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। ये कहें भी राष्ट्रीय हित किसी देश के लिए कुछ है, हमारा राष्ट्रीय हित तो किसी और में होगा, अमेरिका का किसी और में होगा, यूरोप का किसी और में होगा। हमारी नज़र में हमारा राष्ट्रीय हित अलग हो सकता है ना, दूसरा जरूरी नहीं है कि हमारा राष्ट्रीय हित सबकी नज़रों में उनका भी राष्ट्रीय हित हो। उनकी सोच कुछ है, हमारी सोच कुछ है। हमारी तो दोनों तरफ दुश्मन बैठे हुए हैं, सुरक्षा के लिए हम इतने हथियार वगैरह खरीद के लेके आ रहे हैं बाहर से, जहाज वगैरह लेकर आ रहे हैं, राफेल वगैरह लेकर आ रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय हित क्या में है कि इनसे सुरक्षित रहना। जब कोई देश दुश्मन देशों से घिरा नहीं होगा तो उसका राष्ट्रीय हित थोड़ा नहीं होगा, यूँ उसका राष्ट्रीय हित कुछ और भी हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं कि हमारी तरह वो भी रक्षा सौदे कर रहा हो इतने, वो कुछ और सौदे कर रहा होगा। तो उन्होंने कहा है सबका राष्ट्रीय हित एक जैसा नहीं होता, कोई निश्चित अर्थ नहीं है। मोरगेंथो का राजनीतिक यथार्थवाद का दृष्टिकोण राष्ट्रीय हितों के अस्तित्व को जहाँ स्वीकार करता है वहीं वह इन्हें स्थायी न मानकर परिवर्तनीय मानता है। और जैसे अब हम सुरक्षित हैं दोनों तरफ से दुश्मन से, फिलहाल तो हमारी सुरक्षा का मैटर है सबसे ज़्यादा कि हम दुश्मनों से कैसे बचें। कोई कश्मीर को छीनने की कोशिश कर रहा है, कोई चीन की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अगर भविष्य में ठीक हो जाए, सुधर जाए, या हमारे पास इतना रक्षा मसाला हो जाए कि हम इनसे घबराएं ही नहीं, तो फिर हम अगली सोच रखेंगे ना। एक टाइम में एक राष्ट्रीय हित हो सकता है, दूसरे टाइम में दूसरा राष्ट्रीय हित हो सकता है हमारा, फिर हमारी सोच कोई और हो जाए कि देश को कैसे विकसित बनाना है, टेक्निकल के लाइन में, तकनीक में, इंजीनियरिंग में, या किसी और मैटर में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। तो एक टाइम पे एक राष्ट्रीय हित हो सकता है, दूसरा टाइम पे जरूरी नहीं कि वही राष्ट्रीय हित रहेगा। हमारा राष्ट्रीय हित भी बदल सकता है, हमारा उद्देश्य भी बदल सकता है। एक टाइम तुम्हारा उद्देश्य क्या है? BA करना है फिलहाल तो फाइनल, देखो BA फाइनल के बाद तुम्हारा उद्देश्य जो बदल जाएगा ना, फिर तुम्हारा उद्देश्य दूसरा होगा। तुम्हें B.Ed करनी है, MA करनी है, क्या करोगे ये उस टाइम बताएंगे, तुम्हारे राष्ट्रीय हित चेंज हो जाएंगे। तो ये स्थायी न होकर परिवर्तनशील है। वह अपने राष्ट्रीय हितों के विचारों को शाश्वत और निश्चित दृष्टिकोण में नहीं बांधता। भी हमने सिद्धांत बना लिए कि हमारे राष्ट्रीय हित तो यही रहेंगे, ना ही कोई निश्चित दृष्टिकोण में बांधता। मोरगेंथो के शब्दों में राष्ट्र हित ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार है, परंतु फिर भी राजनीतिक यथार्थवाद शक्ति पर आधारित राष्ट्र हित के विचार को भी शाश्वत और सदा के लिए निश्चित दृष्टिकोण से संबंधित नहीं करता। राष्ट्र हित का क्षेत्र अपने स्वरूप और क्षेत्र में सदैव परिवर्तनशील होता रहता है। भाई राष्ट्रीय हित का जो क्षेत्र है, प्रकृति है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। अतः किसी राज्य की नीतियां तथा कार्यों का विश्लेषण करने के लिए इनका भी लगातार विश्लेषण करते रहना चाहिए। जैसे शक्ति का करते हैं ना, मनुष्य के स्वभाव का करते हैं बार बार विश्लेषण, तब उसकी हम विदेश नीति का प्रशिक्षण करके ही जांच करेंगे कि कैसी है उसकी नेचर। इसी प्रकार इसमें यह कहता है कि राष्ट्रीय हितों का भी मतलब सदैव लगातार विश्लेषण करते रहना चाहिए भी किस देश का कैसा राष्ट्रीय हित है, उसे भी उसके स्वभाव का, नेचर का पता लगाया जा सकता है। उसका विश्वास है कि राजनीति व सांस्कृतिक वातावरण राजनीतिक क्रियाओं को स्पष्ट करने वाले हितों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अतः शक्ति का विचार भी बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसी परिस्थितियां हैं वैसा बदलता रहता है।
मोरगेंथो के अनुसार परिस्थितियां उन राष्ट्रहितों को प्रभावित करती हैं जिनके आधार पर राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। अतः परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में राष्ट्रहित का विचार करके ही शक्ति पर बल दिया जाना चाहिए। भी चेंज हो गया, जैसा इन्वायरमेंट है वैसे राष्ट्रहित है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिवर्तित परिस्थितियां हैं तो राष्ट्रहित भी परिवर्तित हो जाएंगे। जैसी परिस्थितियां हैं वैसा हमने अपना राष्ट्रहित बना लेते हैं। राजनीति का मूल तत्व सुरक्षा में निहित है, जिसके बिना न तो किसी शक्ति का कोई अस्तित्व रह सकता है और न ही किसी राष्ट्र का। यह सुरक्षा ही वह परिवर्तनीय हित है जो कभी नहीं बदलता, किंतु इस हित को साकार करने के साधन और उनसे संबंधित हितों पर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता। क्योंकि सुरक्षित रहना तो हर देश चाहता है, ये ऐसा राष्ट्र हित है जो कभी नहीं बदलता, भी हमेशा अपनी सुरक्षा की तो सभी को चिंता रहती है। लेकिन ये क्या कहता है कि राष्ट्रहित को जो सुरक्षित रखने का हमारा तरीका है ना, वो परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, हमारी राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। अभी हम कौन सा पैटर्न अपनाएंगे सुरक्षित रहने के लिए, वो चेंज हो सकता है ना, बदलता रहता है। सुरक्षा के लिए, अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए ही राष्ट्र शक्ति का प्रयोग करते हैं, किंतु समय और परिस्थितियों के अनुसार इस प्रभुत्व का स्वरूप विभिन्न प्रकार का हो सकता है। भी अपना प्रभुत्व तो जमाना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह हम शक्ति का प्रयोग करके अपना प्रभुत्व जमाएं। हम कोई और भी तरीका अपनी शिक्षा के क्षेत्र में, अपनी तकनीक के क्षेत्र में, अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाएं। भी हमने अब जैसे वैक्सीन बनवाई, 100 करोड़ के लगी, हमारे तीसरी लहर से बच गए हम। अब तो लगभग ना तो ये कह रहे थे 20 सितंबर अक्टूबर में तो थर्ड वेव आएगी, तो हमारे शायद ये वैक्सीनेशन हो गया काफ़ी ज़्यादा में। अब हल्का फुल्का बुखार होता है, या ये तो वायरल चल रहा है, या मौसमी है, डेंगू है, ये तो चलते रहेंगे। देखो ये तो आए हैं, आते रहेंगे आगे भी। इसी प्रकार कोरोना भी कमज़ोर पड़ जाएगा हमारे वैक्सीनेशन के आगे। तो इस जैसे हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में मतलब दूसरे देशों को ये दिखाया है कि भाई इतने जनसंख्या होते हुए भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। दूसरे देश, अमेरिका जैसा देश, सारी 36 करोड़ जनसंख्या है, 41 करोड़ मुश्किल से है, वहाँ तीसरी वेव आई और उन्होंने वहाँ बुरा हाल मचा दिया, उनका वैक्सीनेशन भी काम नहीं आया। तो ये प्रभुत्व हम किस क्षेत्र में, शक्ति के द्वारा ही प्रभुत्व नहीं दिखाया जाता, प्रभुत्व किसी और क्षेत्र में भी। एजुकेशन के क्षेत्र में हम अगर बड़े बड़े काम करेंगे, वैज्ञानिक क्षेत्र में हम ज़्यादा बड़े बड़े काम करेंगे तो भी हमारा प्रभुत्व होगा, है ना। तो प्रभुत्व किसी तरीके से भी दिखाया जा सकता है, विभिन्न स्वरूप का होता है। संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक मुख्य तत्व या आधार राष्ट्रहित होते हैं, परंतु इनमें समय, परिस्थिति आदि के कारण परिवर्तन आते रहते हैं, अतः राष्ट्रहित सदैव परिवर्तनशील है। नेक्स्ट हमारा विवेक राजनीति का सर्वोच्च मूल्य है। मोरगेंथो का राजनीतिक यथार्थवाद, लंबी वीडियो चल रही है अभी, नैतिक नियमों के महत्व को स्वीकार करता है। नैतिक नियम तुम समझते हो ना, मोरल वैल्यूज बार बार देखते हैं हम, परंतु उनका यह दृढ़ विश्वास है कि सर्वमान्य तौर पर इन्हें राज्य के कार्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। भी अगर हम एक अपनी सुरक्षा को दांव पर रखकर नैतिक मूल्य अपनाते रहें तो गलत है ना। इसमें ये देंगे भी, उस समय और स्थान की दृढ़ परिस्थितियों की कसौटी पर कसा जाना चाहिए, परिस्थितियों के अनुकूल उसका चयन करना चाहिए। किसी भी राज्य, कोई भी राज्य नैतिकता की दुहाई देकर अपनी सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकता। भी हम कह दे कि हम तो शांति प्रिय हैं, हम तो विदेशी हमले कराए नहीं है दूसरे देशों पे, और हम दोनों तरफ से हमले हमारे ऊपर होते रहे, तो ये तो सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। और हम नैतिकता की दुहाई देते रहे भी हम तो शांति प्रिय देश, हमें कभी युद्ध करते ही नहीं, तो गलत है। दूरदर्शिताहीन कोई भी राजनीति नैतिक नहीं हो सकती। हमें दूरदृष्टि, अब हम सुरक्षा को ध्यान में रखकर इतना रक्षा सौदा कर रहे हैं, इतना मटीरियल, इतना माल मसाला, यहाँ जहाज, बम, गोले, हथियार सब कुछ इकट्ठे करने लग रहे हैं। अगर ये करें कि ना हम तो शांति प्रिय देश, हमें क्या जरूरत है इनको इकट्ठा करने की, है ना। तो अपनी दूरदर्शिता रखकर, भाई भविष्य में कभी भी कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ दुश्मन है, आक्रमण हो सकता है, युद्ध हो सकता है, तो दूरदर्शिताहीन राजनीति नैतिक नहीं हो सकती। हमेशा दूर की सोच कर रखो। तुम भी अब यहाँ की थोड़ा नहीं सोच रहे हो, पढ़ रहे हो तो तुम कुछ आगे की भी सोच रहे होगे ना, है ना। अर्थात बाह्य रूप में नैतिक कर्तव्यों के राजनीतिक परिणामों पर ध्यान न देने वाले कोई भी राजनीतिक नैतिकता असंभव है। यथार्थवाद की मान्यता है कि राष्ट्रों के नैतिक सिद्धांतों का पालन विवेक और संभावित परिणामों के आधार पर करना चाहिए। बिना विवेक के राजनीति नैतिकता का कोई अर्थ नहीं। विवेक से, धैर्य से, है ना। हमें सारी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की सोच रखनी चाहिए, भी कुछ भी हो सकता है। मोरगेंथो के शब्दों में बुद्धिमत्ता के बिना, यानी किसी कथित नैतिक कार्य के राजनीतिक परिणामों पर ध्यान दिए बिना राजनीति नैतिकता नहीं हो सकती। यथार्थवाद बुद्धिमत्ता से वैकल्पिक राजनीतिक कार्यों के परिणामों की तुलना करना सर्वोत्तम गुण है। तो स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सर्वोच्च मूल्य न होकर विवेक राजनीति का सर्वोत्तम मूल्य है। क्योंकि नैतिक नहीं,
विवेक से सोच समझ, कोई भी कार्य करने से पहले हमें पूरा ध्यान से विवेक से सोचना होगा। चिंतन, समझ गए ना, विवेक पूर्ण चिंतन, विवेक पूर्ण चिंतन कहते हैं भी शांति से सोचो, धैर्य से सोचो, फिर उसके बाद करांगे। तो सोच करो, वही नहीं बेवजह मतलब हम नैतिकता की दुआई देते रहे, दूर तक की सोचा ही नहीं। फिर राष्ट्र व विश्व के सामान्य नैतिक नियम पृथक पृथक हैं, ये भी अलग अलग हैं, हर देश की सोच अलग अलग है। जैसे राष्ट्रीय तो पृथक पृथक थे ना, परिवर्तनशील थे, उसी प्रकार किसी देश की कोई सोच है, किसी देश की कोई सोच है। मोरगेंथो के राजनीतिक यथार्थवाद का दृष्टिकोण किसी राष्ट्र के और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को पृथक मानता है, अर्थात किसी राष्ट्र विशेष की नैतिक कामनाओं और हमारे सनातन सार्वभौम नियमों के मध्य कोई स्थायी संबंध नहीं है। किसी सार्वभौम नैतिक कानून की पालना प्रत्येक देश के लिए अवश्य ही लाभदायक होगी, यह सही नहीं है भाई हर प्रकार एक ही प्रकार का नैतिक कानून जो सारे देश मानेंगे और वो उसके लिए लाभदायक होगा, जरूरी नहीं है। यह भी संभव है कि वह उस राष्ट्र के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न कर दे। नैतिक सिद्धांतों के लिए अपने राष्ट्र हितों का बलिदान कर देना किसी भी व्यक्ति के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं माना जा सकता। भी नैतिक सिद्धांतों के लिए अपने राष्ट्रीय हित छोड़ दें, गलत है ये। अपने राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, नैतिक नियमों को थोड़ा चेंज कर लो, अपने नैतिक सिद्धांत उनमें थोड़ा फेर बदल की जा सकती है, सोच हमारी बदलनी पड़ सकती है हमें अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए। सामान्य तौर पर राष्ट्र अपनी विशिष्ट महत्वाकांक्षा एवं नीतियों को स्वयं सिद्ध आदर्श मानकर समूचे विश्व के लिए उपयोगी मानने की भूल कर बैठते हैं। यह मानना कि राज्यों को नैतिक नियमों के अधीन करना चाहिए एक बात है, और यह विश्वास करना कि सभी राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों के लिए एक ही नैतिक मान्यता और एक ही राष्ट्र उसकी स्थापना कर सकता है, ये गलत है। भाई सारा देश का एक ही नैतिक नियम बना दे, भाई इसके अनुसार आपको ये नैतिक नियम अपनाना है, सभी देश उसको अप्लाई थोड़ा नहीं कराएंगे नहीं। तो ये दूसरी चीज़ है, सारे देश में ऐसा कोई नैतिक मान्यता नहीं है जिसकी संपूर्ण राष्ट्र की स्थापना कर देंगे। प्रत्येक राष्ट्र अपने अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति में हुए कार्य करता है, न कि नैतिक कानूनों के अनुयायी हैं। भी अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति में कार्य करता है, कार्यकर्ता का मतलब अपने काम में लगे हुए हैं अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति में, नैतिक कानूनों के अनुयायी नहीं आप। कोई देश किसी ज़बरदस्ती थोड़ा नहीं कानून मान सकते, अब कोई यूएनओ हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कोई ऐसा कानून माने जो हमारे नैतिक नियमों के खिलाफ है। उनकी नज़रों में वो नैतिक नियम हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमारी नज़रों में भी अच्छा नैतिक नियम हो, है ना। सारी दुनिया पर लागू होने वाले नैतिकता के नियम उनके कार्यों पर लागू नहीं होते। उनके कार्य सदैव शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। भी अपना हर काम जो है वो शक्ति अर्जित करना, राष्ट्रीय हित की पूर्ति करना होता है। इसी आधार पर किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय नीति सार्वभौमिक नैतिक नियमों के साथ नहीं मिलाई जानी चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र प्राय राष्ट्रीय हितों को सुरक्षा करते हैं, न कि नैतिक सिद्धांतों की। नैतिक सिद्धांतों का पालन करवाना हर देश पर विश्व में ये संभव नहीं है, सबके नैतिक नियम अलग अलग हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। मोरगेंथो के राजनीतिक यथार्थवाद का छठा और अंतिम सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता में विश्वास करना है और उसने मान्यता देना। इसमें राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए शक्ति को वही स्थान प्रदान किया गया है जो विधि शास्त्र में विधि शास्त्र में विधि को स्थान में मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसको मेन स्थान मिल रहा है? शक्ति को, है ना। कानून शास्त्र में कानून को, अर्थशास्त्र में धन को। अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे तो धन की बात चलेगी, मांग पूर्ति फलाना दगड़ा। ये राजनीतिक विचारकों के अतिरिक्त अन्य विचारों के महत्व उपयोगिता को स्वीकार करते हुए इसमें राजनीतिक मानदंडों को ही प्रधानता प्राप्त होती है। मोरगेंथो के शब्द में राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता का समर्थन करता है। भी अपा पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में किसी के दबाव में नहीं हो। जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर दबाव कर लिया ना, हर प्रकार से राजनीतिक आर्थिक उसने तो और तरीके से कर लिया था। तो राजनीतिक क्षेत्र में जैसे अर्थशास्त्री, विधिवेता और नीति शास्त्र का लेखक अपनी अपनी स्वायत्तता का समर्थन करते हैं। भी हमें अर्थ के क्षेत्र में धन के मामले में स्वतंत्र होना चाहिए, कानून के मामले में विधिवेता कहते हैं हमें स्वतंत्र होना चाहिए। तो वह शक्ति के नाम से वर्णित स्वार्थ के रूप में सोचता है। जैसे अर्थशास्त्री धन नामक स्वार्थ को लेकर विचार करता है। अर्थशास्त्री होगा तो धन के बारे में सोचेगा। जैसे दादा भाई नारोजी के पिछले साल विचार पढ़े थे ना, भी कैसे धन का दूसरे देश में आर्थिक निष्कासन हो रहा है, विचार करता है। विधिवेता कानून के वैदिक नियमों की अनुरूपता का और नीति शास्त्र का लेखक कार्यों की नैतिक सिद्धांतों के अनुरूपता का विचार करता है। भाई जो जैसा लेखक है ना, जिस विचार पर लिख रहा है वैसे ही उसके विचार हो जाएंगे। विधि शास्त्र विधि से रिलेटेड लिखेगा,
अर्थशास्त्री धन से रिलेटेड लिखेगा और नैतिक शास्त्र वाला नैतिक से रिलेटेड लिखेगा। यथार्थवाद उन सभी विचारधाराओं का विरोधी है जो राजनीतिक विषयों पर गैर राजनीतिक नियमों को जबरदस्ती थोपने का प्रयत्न करती है। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या का कानूनी, नैतिक या राजनीतिक पहलू होता है और राजनीतिक, कानूनी या नैतिक मान्यताओं के महत्व को स्वीकार करते हुए उसका उतना ही उपयोग करते हैं जितना उपयुक्त होता है। भी इन सब का उतना ही महत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अर्थशास्त्र का, कानून का या नैतिक शास्त्र का जितना जरूरी हो उसके। संक्षेप में राजनीतिक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के कानूनी, नैतिक और राजनीतिक पक्षों के उचित समन्वय पर बल देता है। राजनीतिक यथार्थवाद मानव स्वभाव के बहुलवादी रूप को स्वीकार करता है। तो ये 3 मूलभूत मान्यताएं कौन सी है मोर्गेंथ्यू की? सबसे एक राष्ट्रहितों की प्राप्ति। प्रत्येक देश के राजनेता सदैव राष्ट्रहितों की पूर्ति में प्रयासरत रहते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रभाव का विस्तार। प्रत्येक राष्ट्र का हित उसके भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार में निहित होता है। भी हम हर प्रकार से अपना प्रभाव दूसरे देश के ऊपर डालना, इमेज बनाना चाहते हैं ना, क्षेत्र में हम हितों की रक्षा। प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति एवं प्रभाव का उपयोग अपने राष्ट्रहितों की रक्षा के लिए करता है। तो ये हमारा इसका दृष्टिकोण की आलोचना, ये आप खुद पढ़ कर आइए और समझ में आवे तो ठीक है, ना कल करवा लेंगे हैं, ठीक है।